Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. I am Meghna Kanojia and आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो प्रोसेस कैसे होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स में तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें बेसिकली इस चैप्टर में फोकस करना है ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में। हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि किसमें कौन से ऑर्गन से होता है। फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन भी हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर हमें डिटेल में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ना है, उसके फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन को अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद ही हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स देखेंगे। इस तरीके से हम सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करें। तो आज जितना भी होगा इस फर्स्ट पार्ट में वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन है क्या? बेसिकली एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। हार्मफुल जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं उससे उस बॉडी से सारी वेस्टेज क्या होंगे, रिमूव होंगे। उस रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन कहा जाता है। या फिर हम इसका ऑल्टरनेटिव ये भी लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और वी कैन ऑल्टरनेटिवली राइट इट एज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। तो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से जब रिमूव होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, आर डिस्चार्ज और इजेक्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। और ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या होगा? आपका यूरिया होता है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, ये जो है वो क्या है? आपका यूरिया है। तो ये जो यूरिया है उसमें क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यही वेस्ट प्रोडक्ट्स जब इजेक्ट आउट होंगे बॉडी से तो ये प्रोसेस हो जाएगा आपका एक्सक्रीशन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? तो एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम सेल वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर में एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमने हमेशा देखा है कि अमीबा, इसमें एक ही सेल होगा पूरी बॉडी में और वही सेल पूरी बॉडी के लिए सारे फंक्शंस परफॉर्म करके देगा। सेकेंडली हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम हमेशा एक जो कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं कि हम खुद जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खुद मल्टी सेलुलर है। या फिर हम प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं कि प्लांट्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर डिफ्यूज्ड इन सराउंडिंग वाटर थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस। सपोज ये उनका बॉडी सरफेस है और बॉडी सरफेस में डिफ्यूजन के प्रोसेस के व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो भी फ्लूइड्स है या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पर जाएंगे? लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉडी सरफेस है उनका। और ऐसे एनिमल्स जिसमें ये हो रहा है प्रोसेस एक्सक्रीशन का, बॉडी से डायरेक्टली इस बॉडी सरफेस के थ्रू ही वो कहाँ चले जाएगा? आसपास के एनवायरनमेंट पे डिफ्यूज हो जाएगा, आसपास की सराउंडिंग्स पे डिफ्यूज हो जाता है। तो उसमें एग्जाम्पल है अमीबा कि यूनिस अमीबा के अंदर क्या होता है? कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है उसके एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए। उसका जो पूरा बॉडी सरफेस है इस तरीके से उसका बॉडी सरफेस होता है। तो उस बॉडी सरफेस से ही बाहर चीजें चली जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हार्मफुल। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। तो वेल डेवलप्ड होने के कारण उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस उनके लिए फंक्शन परफॉर्म करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिरिया है। प्लानिरिया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें क्या होगा? जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स बोलते हैं। अर्थवॉर्म है। ठीक है, अर्थवॉर्म भी एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। तो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं। तो इसमें जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेफ्रेडिया कहते हैं। फिर आते हैं आपके कॉकरोचेस। तो कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनका दैट इज नोन एज मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर प्लानिडिया में फ्लेम सेल्स के थ्रू बाहर निकल रहा है, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया के थ्रू बाहर निकल रहा है और कॉकरोचेस में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू बाहर जा रहा है। तो हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जहां पर यूनिसेलुलर के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं थे उसका एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट डेवलप्ड, उतना अच्छे खासे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होंगे। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो दे आर हैविंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म दिस स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक, अभी हमें देखने हैं कि देखो
टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन भी होते हैं। अब इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि अलग-अलग टाइप्स के एक्सक्रीशन कैसे होंगे। तो अलग-अलग टाइप्स के एक्सक्रीशन में हमें फर्स्ट पढ़ना है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक से ये वर्ड इम्प्लाई करता है कि हम बोल रहे हैं यूरिया का एक्सक्रीशन हो। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन है वो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो बेसिस क्या है इसका कि जो भी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट हो रहे हैं बाहर बॉडी से उसके बेसिस पर हमने इसके टाइप्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए। तो यूरियोटेलिक में क्या होगा, यूरिया बाहर जाएगा। सच एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिया इज नोन एज यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक, जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया बाहर एक्सक्रीट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। इसी वर्ड से डेराइव्ड हुआ है यूरियोटेलिज्म, एनिमल्स बोलते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैमल्स है। तो मैमल्स में क्या आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए। ठीक है, अब हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स जो है वो विविपेरस है। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स क्या है, विविपेरस है। अब विविपेरस क्या होता है कि विविपेरस एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ही तो हैं। तो ह्यूमन बींग्स में क्या हो रहा है कि जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो किसको बर्थ देते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। मींस ऐसा नहीं है कि उसमें एग होगा। तो ये क्या होंगे, जो विविपेरस होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, इसलिए उन्हें विविपेरस कहा जाता है। अब इन विविपेरस एनिमल्स में जो दो प्रोसेस हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म्स का और जो ओवरीज थी, एग सेल्स थे आपके, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो ही जाकर क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होंगे। तो जो ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस प्रोसेस है प्लस जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो दोनों ही कहाँ पर होता है, इस विविपेरस एनिमल में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो विविपेरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन जो ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं डायरेक्टली, और उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्लस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस कहाँ पर हो रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो रहे हैं। तो मैमल्स होगा इसका एग्जाम्पल, जहां पर क्या सीक्रीट होगा, एक्सक्रीट होगा, यूरिया एक्सक्रीट होगा, बाहर जाएगा। एक्वेटिक एम्फीबियंस, देखो दोनों होंगे, एक्वेटिक एम्फीबियंस भी होंगे और एक आता है लैंड में जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होंगे। वो फ्रॉग तो दोनों में ही रह लेता है। तो एक्वेटिक एम्फीबियंस में अगर हम देखें तो फ्रॉग भी क्या एक्सक्रीट कर रहा है, यूरिया। एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स जो पानी में रह रहे हैं और थोड़े टाइम सेमी एक्वेटिक, कुछ टाइम पानी में रह रहे हैं, कुछ इसमें रह रहे हैं, तो वो होते हैं टॉर्टोइज। इसमें भी जो एक्सक्रीशन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया ही होता है, तो इनमें यूरियोटेलिज्म का प्रोसेस ही होगा। एनालिड्स, एनालिड्स क्या होते हैं, देखिए जो एनालिड्स होते हैं ना वो किस में आते हैं, आपके इनवर्टिब्रेट्स में। इसमें आ रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लैक ऑफ बैकबोन, इसमें बैकबोन नहीं प्रेजेंट होगा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो हमारे पास एक वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो एक वर्टिब्रेट्स होंगे और दूसरे आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में बैकबोन प्रेजेंट होगी, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, इनमें बैकबोन प्रेजेंट है। ह्यूमन बींग्स के अलावा आप देखेंगे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स हो गए, इनमें भी क्या होंगे, बैकबोन प्रेजेंट होगी। मैमल्स हो गए, बैकबोन प्रेजेंट होगी। और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें बैकबोन नहीं प्रेजेंट होती है। तो जो 98%, मोर देन 98% जो है वो इनवर्टिब्रेट्स ही हैं। अगर हम एनिमल्स में देखेंगे सिर्फ 2% और लेस देन 2% ही आपके किसमें आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। तो वी आर लकी ना कि हमारे पास बैकबोन है, हम वर्टिब्रेट्स वाले इस इतने से क्लासिफिकेशन के अंदर ही हम आ जाते हैं। एनालिड्स क्या है, वर्टिब्रेट्स है। यहाँ पर मैं एनालिड्स को बता रही हूँ, तो यहाँ पर एनालिड्स क्या है, आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनके जो बॉडी सिस्टम होता है वो सेगमेंट्स में बटा हो जाता है। जैसे अर्थवर्म को देखा होगा, बीच से टूट भी जाता है तब भी लाइफ है, तो वो किस में बटा होता है, सेगमेंट्स में बटा होता है। वेल डेवलप्ड इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, और ये जो एनालिड्स हैं वो आपको वर्ल्ड में कहीं पर भी मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और एनालिड्स में क्या होता है, लिम्स भी प्रेजेंट नहीं होता, तो लिम्स भी एब्सेंट है, बैकबोन भी एब्सेंट है। लिम्स क्या है, एब्सेंट है। जैसे आपने लीच देखा होगा, लीचेस में होता है, राउंड वर्म्स होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, ये सारे क्या है, एनालिड्स में आते हैं। इनका इंटरनल ऑर्गन्स काफी अच्छे से डेवलप्ड है, लिम्स नहीं प्रेजेंट है, बैकबोन नहीं प्रेजेंट है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन में है। तो जो एनालिड्स अर्थवर्म्स है वो भी यहाँ पर क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं। फिर आते हैं आपका जो कार्टिलिजीनियस स्पीशीज होती हैं वो सारी भी इसके अंदर ही आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज कि आपका ये क्या है, आपका यूरिकोटेलिक है। अब यूरिकोटेलिक में क्या होता है, यूरिको है मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होगा। तो ऐसे एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड थ्रू यूरिन आर नोन एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स, उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज नोन एज यूरिकोटेलिज्म। अब ये कहाँ कहाँ पर होगा कि ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल जो आर्थ्रोपोड्स है, इंसेक्ट्स में होता है, इंक्लूडिंग
मोलस्क वगैरह जो है, लिजर्ड्स जो लैंड रेप्टाइल्स हैं, अभी हमने वहां पर क्या देखा था, यहाँ पे जो रेप्टाइल्स देखा एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक में क्या हो रहा था, यूरियोटेलिक हो रहा था, तब यूरिया के फॉर्म में हो रहा है। लेकिन जो आपके लैंड रेप्टाइल्स हैं, आपके लेजर्ड, स्नेक्स, ये सब में किससे होगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा, बर्ड्स में भी यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे जो यूरिक एसिड है ना, वो लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया के कंपैरिजन में। अभी हम अमीनोटेलिक भी पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि जो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन उससे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड जो होगा वो कम टॉक्सिक होता है हार्मफुल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आते हैं आपके अमोनियोटेलिक। तो अमोनियोटेलिक में इससे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दिस वर्ड इंप्लाइज कि यहाँ पर किसका एक्सक्रीशन होगा, यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा अमोनिया का। ठीक, तो अमोनिया ऐसा जिसमें अमोनिया आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जिसमें अमोनिया का एक्सक्रीशन हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म पर, वो होते हैं अमोनियोटेलिक एनिमल्स, एंड प्रोसेस इज नोन एज अमीनोटेलिक, टेलिज्म होगा, टेलिज्म, अमोनियोटेलिज्म। तो इसके एग्जांपल्स हैं जो फ्रेश वाटर में, यहाँ पे क्या है, वहां तो हमने ऐसे लिया था, लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे उसमें जैसे बोनी फिश है, अमीबा है, इसमें अमोनियोटेलिज्म का होता है। और क्योंकि अमीबा के पास क्या था, कोई डेफिनेट या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं था जिससे एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, अर्थवॉर्म्स इसमें भी आ जाते हैं, कुछ अर्थवॉर्म्स में, वहां पर भी हमने पढ़ा अभी एनालिड्स जहां पर हम पढ़ रहे थे, तो अर्थवॉर्म्स वहां पर भी है, यहाँ पर भी हो सकता है। प्रोटोजोअन्स हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स में, स्पेसिफिकली क्रोकोडाइल में अमोनोटेलिज्म होता है। ठीक है, बाकी हमने एक्वेटिक रेप्टाइल्स भी देख ली एक में, और एक में हमने क्या देखा था, जो लैंड रेप्टाइल्स हैं वो भी देख लिए, लेकिन जो वहां पर था, यहाँ पे बेसिकली क्या ले रहे हैं, क्रोकोडाइल्स में अमोनोटेलिज्म हो रहा है। फिर आते हैं अमीनोटेलिज्म, ये दोनों ही टर्म्स डिफरेंट है। यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होगा वो किसका होता है, अमीनो एसिड्स का होता है। तो अमीनो एसिड्स का जब एक्सक्रीशन होगा ना, तो ऐसे एनिमल्स which excrete amino acid are known as aminotelic animals. इन animals को क्या कहेंगे, aminotelic animals कहते हैं, and the process of excretion is known as aminotelism. ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को aminotelism बोलेंगे। तो इसमें आ जाते हैं आपके मोलस्क। अब जो मोलस्क हैं, मोलस्क आर अगेन इनवर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं मोस्ट, इन जो मॉलस्क होते हैं ना उनके सॉफ्ट स्किन होता है, और इसमें हार्ड आउटसाइड शेल, शेल जो होगी इनमें बाहर की वो हार्ड होती है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ऑयस्टर होगा, ऑयस्टर, ऑयस्टर इसमें आ जाएगा, ऑयस्टर होता है। फिर आते हैं जो मसल्स होते हैं, स्क्विड, स्क्विड, स्क्विड गेम्स वाला नहीं है ये, स्क्विड है। ठीक है, स्क्विड्स में होता है। फिर आते हैं ऑक्टोपस में होता है, जिनमें क्या होगा कि आउटर कवरिंग थोड़ी सी हार्ड हो। इक्नोडर्म्स हैं, इक्नोडर्म्स भी किस में आएंगे, आपके इसी क्लासिफिकेशन में आते हैं इक्नोडर्म्स भी। और फिर लिम्निया वगैरह जो हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, अमीनोटेलिक के, जिसमें एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दैट इज अमीनो एसिड। लास्ट is guanotelic. Guanotelic animals which excrete guanine are known as guanotelic animals, and the process of excretion is known as guanotelism. स्कॉर्पियंस आ गए, आपके स्पाइडर्स हो गए। तो जो स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स हैं, ये किस में आ जाते हैं, आपके एरिकनिड्स में आते हैं। ठीक है, एरिकनिड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो ये एरिक, वैसे आप ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पढ़ेंगे, पर थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल्स देने के लिए आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, कि जो एरिकनिड्स हैं, इसमें 2 बॉडी पार्ट्स होंगे, इसके 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। जैसे स्पाइडर में टोटल 8 लेग्स होते हैं, तो 4 पेयर ऑफ लेग्स देखेंगे आप उनमें, एरिकनिड्स में। तो स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स दोनों किसमें आ रहे हैं, एरिकनिड्स आ रहे हैं, और एरिकनिड्स आर अगेन इनवर्टिब्रेट्स। बैकबोन प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ बैकबोन होता है इनमें। तो अभी तक हमने जो तीनों चारों टाइप देख लिया, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन में, यूरियोटेलिक देख लिया, फिर हमने सेकेंडरी देखा है आपका यूरिकोटेलिक, जिसमें यूरिक एसिड हो रहा था। फिर थर्ड था हमारा एमोनियोटेलिक, जिसमें हमने देखा अमोनिया का एक्सक्रीशन। अमीनोटेलिक देखा अमीनो एसिड्स का एक्सक्रीशन, और गुआनोटेलिक देखा ग्वेनाइन का एक्सक्रीशन। उसके बाद हमें देखना है कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। जैसे अगर रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो चीजें बाहर जाएंगी जो यूजफुल नहीं है, जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस देख रहे थे तो हमने देखा कि हमारे अंदर से जो ऑक्सीजन है वो तो हमने इनटेक कर ली, बट कार्बन डाइऑक्साइड कोई काम का नहीं था, तो CO2 क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। और रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स में वाटर भी बाहर जा रहा है, तो वाटर हमें दिखता तो नहीं है बाहर जाते रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो वो किस फॉर्म में जा रहा है, वेपर्स के फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म पे जा रहे हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन में तो कार्बन, CO2 एंड वाटर आपके रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ये ना जो बाहर जा रहा है, जो यूजफुल नहीं है आपकी बॉडी के लिए, हार्मफुल है। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमने अभी देखा कि यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ग्वेनाइन है, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सारी चीजें आपके नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। फिर
हमें पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर की, वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वो हम ये सारी चीजें, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि जो मेन फंक्शन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालना। और ह्यूमंस में कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है? यूरिया है। तो यूरिया को आपकी बॉडी से बाहर करना है, ये है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे किडनी के पेयर्स आ जाएंगे, तो ये किडनी आ जाएगी। फिर ये जो पाइप्स गए हैं किडनी से, जो वेस्ट को कैरी करके आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाएंगे, जो ब्लैडर है दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाएंगे, यूरेटर्स, ये पाइप क्या कहते हैं, इसे यूरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका पेयर ऑफ यूरेटर्स भी प्रेजेंट है। उसके बाद आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और वो वेस्ट प्रोडक्ट यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा आपकी बॉडी से बाहर। द पर्पस ऑफ यूरिन, यूरिन का पर्पस है टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से पहले जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आता है, किडनी का काम ही है ना कि वो फिल्टर कर रही है ब्लड को आपके। तो ब्लड में से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आएगा वो किडनी में आ जाएगा। किडनी क्या करेगी, इसको पास डाउन करेगी यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर पे। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं इस पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर पर, और फिर इसको बाहर कर दिया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा फर्दर कैरीज द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, एंड द फिनोमेना ऑफ डिस्चार्जिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूरिनेशन। तो डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज यूरिनेशन। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज आपका काम कर रहा है वो कौन सा है, आपका किडनी। तो यहाँ पे जो किडनी है, मेन ऑर्गन क्या है आपका, किडनी है। अब किडनी के बारे में हम हमेशा से बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते आ रहे हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स उन्हें पता होगा। बाकी जो आर्ट्स के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट है, उन्होंने भी 10th तक बायोलॉजी तो पढ़ाई है, बेसिक साइंस तो पढ़ाई, तो सारी चीजें पता है। यहाँ पर किडनी का क्या फंक्शन है, कि किडनी तो आपको दिख रही है रेडिश ब्राउन कलर की, इस कलर की दिख रही है रेडिश ब्राउन, यहाँ पे दिख ही रहा है डायग्राम में कि वो रेडिश ब्राउन कलर की है, बीन शेप्ड होती है। जैसे आपने राजमा देखा होगा, तो राजमा बीन शेप्ड का होता है। फिर जो किडनीज हैं, उसके बाद ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आपके बॉडी के डॉर्सल पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। डॉर्सल मींस बैक पार्ट में सिचुएटेड, आपके जो एब्डोमेन है उसके बैक साइड में प्रेजेंट है, एब्डोमेन कैविटी ऑन बोथ साइड। जैसे बीच से आपका बैकबोन है, तो बैकबोन के दोनों साइड पर आपके बैक डॉर्सल पार्ट में क्या प्रेजेंट है, आपकी किडनीज प्रेजेंट है। इस तरीके से आपकी किडनीज जो है वो दोनों साइड ही प्रेजेंट होंगी। बेन शेप्ड हो गया। वेट कितना होता है इसका, तो वेट होता है आपका 120 से 170 ग्राम्स का इसका वेट होगा। और इसके बाद जो आपका लेफ्ट किडनी होता है, देखो यहाँ पे जो किडनीज बनी है वो थोड़ा सा इक्वल ही दिख रहे हैं, इक्वल नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे, तो लेफ्ट किडनी आपके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा अबव सिचुएटेड है। तो लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड स्लाइटली हायर देन द राइट किडनी, स्लाइटली हायर प्लेस्ड होती है आपकी राइट किडनी से, लोकेशन कॉमन होता है। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है। प्लस जो आपकी किडनी है, क्या पूरी किडनी काम कर रही है, तो उसका एक फंक्शनल यूनिट होगा ना जो काम करके देगा उसको। तो ये जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है, जैसे स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आपका क्या था, सेल था, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, इसका जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की पूरी वर्किंग ही पढ़नी है हमें। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और हर एक किडनी में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट है। मतलब आपके पास दो किडनी है तो एक किडनी के अंदर ही कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, नियरली 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर अगर हम इस डायग्राम पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो मेन ऑर्गन है, जैसे हमने देखा ये राइट किडनी है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ट्रायंगुलर शेप का होता है इस तरीके से। इसमें हमने कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सारे पार्ट्स पढ़े थे आपके, कहाँ पर, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़े थे। इसके बाद यहाँ पे राइट किडनी हो गया, ये हो गया आपका साइड लेफ्ट किडनी। रीनल वीन्स होते हैं, हमने आर्टरीज और वीन्स को डिस्कस किया जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ रहे थे। तो आर्टरीज होंगी और वीन्स होंगी। अब यहाँ पे जो रीनल आर्टरी है, तो रीनल आर्टरी है, इसका काम क्या होगा, कि ये क्या कैरी करती है, डर्टी ब्लड को कैरी करती है। डर्टी ब्लड मीन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। So, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये क्या कैरी करती है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, आपके किडनी पर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। रीनल वीन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी टू द हार्ट। किडनी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, क्योंकि उसको फिल्टर आउट करना है, पंप करना है, तो वो कहाँ पर जाएगा, आपके हार्ट पर जाएगा। प्लस जो आर्टरीज है यहाँ पर, इस आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, कि ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी आउट करती है। अगर वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, तो ये चीजें यहाँ पर भी इसको कनेक्ट करके ही पढ़ना है। जब आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, जैसे हमने
रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, तो हमने लंग्स की जो भी फंक्शनिंग थी उसको हार्ट से लिंक कर लिया कि कहाँ पे कौन सा ब्लड जा रहा था। उस तरीके से आपको वही चीजें यहाँ पर भी लिंक करनी है कि ये जो रीनल आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। ठीक है, वेन्स का काम का क्या था कि पूरी बॉडी से जो भी ऑक्सीजनेटेड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको कहाँ पर लेकर आ रही है, ऊपर मतलब हार्ट पर लेकर आ रही है। और जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही हैं आपके हार्ट से, बाकी जो ट्रांसफर होगा बाकी बॉडी पार्ट्स में वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर हमने देख लिया कि यहाँ पे यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑरेंज वाला जो पार्ट है यूरेटर्स हैं, दो पाइप जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसमिट करेंगे। जो वाला ये ब्लू वाला पार्ट है वो रीनल वीन्स हैं, और यहाँ पे जो रेड पार्ट है वो आर्टरीज है। हमने देखा था कि अंदर इंटरनली प्रेजेंट होती हैं आर्टरीज, वो रेड कलर की होती हैं, और जो आपके आउटर सरफेस बॉडी में दिखाई देती हैं ग्रीनिश ब्लू कलर की, दैट आर योर आर्टरीज। फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा हो गया। तो ये सारा कुछ हमने क्या देख लिया, डिस्क्रिप्शन देख लिया अभी। ठीक है, इसके बाद जो हमें चीजें स्टार्ट करनी है वो है नेफ्रॉन, किडनी का स्ट्रक्चर है। तो मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किडनी है, ये हमने देखा। रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है इसका, ये बीन शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद से लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन, हर एक साइड पर होता है। अब देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख के बिल्कुल मत डरिएगा, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ हमें इसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम सेपरेटली पढ़ेंगे, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, ताकि यहाँ पे जो भी चीजें मार्क हैं वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो हम सिविल सर्विसेज या फिर हम बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हमें मेनली बायोलॉजी नीट के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, तो हम उस डीप लेवल पे नहीं जाएंगे। ऊपर ऊपर से जो चीजें होती हैं, जो बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, बस वो सारी चीजें हम इस पूरी सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो हमारे बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस या फिर सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज के लेक्चर में, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस किया, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन डिस्कस कर लिया, टाइप्स देख लिए उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। और ये दो चीजें हैं, एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप रिवाइज कर लीजिए इस चीज को कि कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था और कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इसको आप रेस्पिरेशन के टॉपिक या फिर मेनली आप इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो टॉपिक है उसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू इजिली रिवाइज कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आगे जाकर। और क्या क्या चीजें, आपका अगर डिस्क्रिप्शन आ गया तो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपके एक्चुअली में एक्सक्रीशन का पार्ट है, वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर नाउ। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम वहां से शुरू करेंगे, जहां पर हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसके फंक्शंस पढ़ने के किस तरीके से वहां पर यूरिन फॉर्म होगा, ब्लड कैसे जाएगा वहां पर, जो अनफिल्टर्ड ब्लड है वो ग्लोमेरुलस और इन सारे पार्ट्स में कैसे एंटर करे। So we will meet in the next lecture. So that's it for today, and thank you guys.